हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल बाय आलोक सर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया। आप लोगों ने पूरा देखा भी होगा पेपर। आज से मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर जब हम स्टार्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीज़ें हैं इसमें, और 20-20 क्वेश्चन के सेट में हम लोग एक मॉडल पेपर जो होगा 50 क्वेश्चंस का होगा। कल से इसमें 25 क्वेश्चन मैं शामिल करूंगा। आज भी 16 है। कल भी हम लोग 16 क्वेश्चन रख लेंगे, 15 क्वेश्चन रख लेंगे फिर नेक्स्ट पेपर में। मतलब हमारा जो पेपर का टारगेट है नेक्स्ट इस सेट पेपर के बाद में हम लोग 25-25 के 2 दिन में एक सेट पेपर ख़त्म करेंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। और कुछ कारणवश आज हिंदी की टाइपिंग मुझे बहुत कम आती है, धीरे धीरे कर पाता हूँ हिंदी की टाइपिंग। तो जीएस की क्लास आज आपकी नहीं हो पाएगी। कोशिश करेंगे कि कल आपकी जीएस की क्लास भी मैं शेड्यूल कर दूँ। 12 बजे हम लोगों की बात हुई थी, 12 बजे टाइम टेबल उसका दिया गया था। अब नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो रिवीजन क्लास होगी रात में 9 बजे। आपको पता ही है कि रात में 9 बजे हम लोग रिवीजन क्लास करने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल से हमारी शुरुआत होगी, और जो विद्यार्थी इस पेपर को टारगेट कर रहे हैं वो विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें, चीज़ों को रिवाइज करें। मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल रिवाइज करा रहा हूँ। 5 से 10 दिन में हम उसको रिवाइज कर लेंगे पूरी बेसिक इलेक्ट्रिकल को। उसके बाद में फिर हम किसी और सब्जेक्ट को देखेंगे। और मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। शिकायत क्या ही करूँ, शिकायत ये है कि कुछ विद्यार्थी जो हैं चैनल को देखते तो हैं, वीडियो सारी देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। और कोई और कोई इसमें लालच वाली बात ही नहीं है ना। तो फिलहाल जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार कर लेंगे। और सेशन को शेयर ज़रूर कर दिया करो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी सीखने को मिले या अच्छा लगे तो सेशन को अपने स्टेटस वगैरह पर, ग्रुप वगैरह में आप भेज दीजिए, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में मुझसे जुड़ सकें। ठीक है, लाइव क्लासेस तो मैं लेता नहीं हूँ, और लाइव क्लासेस में ले भी नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास में, और बर्डन बहुत ज़्यादा है। अब मैं कभी आपकी क्लास रात में रिकॉर्ड करता हूँ, तो कभी सवेरे, कभी दिन में। तो रिकॉर्डेड क्लास का एक टाइमिंग जो होता है वो आपका फिक्स रहता है, तो वो मैं डाल देता हूँ। कभी कभार क्लास भी रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, इतना सारा काम हो जाता है, क्योंकि पेड क्लासेस में क्लास चलती है, फिर ऑफलाइन में भी चलती है क्लासेस, फिर आपका बुक पर भी काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप जानते ही हैं कि व्यक्ति एक है, काम ज़्यादा है, तो थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा रहती है, तो कभी कभार क्लासें नहीं हो पाती। जैसे कल क्लास नहीं हो पाई, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, सारी क्लासें यहीं होंगी, मैं सारी क्लासें लूँगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थी फिर मिलेंगे 9 बजे हम लोग ना। 9 बजे आप लोगों का बीडब्ल्यू का सेशन है। फिलहाल इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। और इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच टाइप ऑफ द मेथड इज यूज्ड फॉर फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द स्मॉल डीसी मोटर। कुछ विद्यार्थियों की क्वेरी थी कि सर हिंदी में लाइएगा, तो हिंदी में थोड़े से क्वेश्चंस मैंने टाइप किए हैं, तो देख लीजिएगा। मिस्टेक भी हो सकती है हिंदी में, तो लेकिन हम लोग सही मान के चलेंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेथड इन इज यूज टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ स्मॉल डीसी मोटर। एक छोटी डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, रीजनरेटिव मेथड, या फिर लोडिंग मेथड। बताइए जरा सर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए क्या है, फटाफट जल्दी से। अगर हम बात करें बेटा, तो स्मॉल डीसी मोटर्स में हम लोग कौन सा डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। किसका? डायरेक्ट मेथड। अब अगर डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड को किस और नाम से जाना जाता है बेटा? डायरेक्ट मेथड को हम लोग ब्रेक टेस्ट के नाम से जानते हैं। किससे? ब्रेक टेस्ट के नाम से। किस टेस्ट के नाम से बेटा? ब्रेक टेस्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ब्रेक टेस्ट। इसका एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट मेथड का। ठीक, अब ब्रेक टेस्ट में कई सारी दिक्कतें आती हैं। ब्रेक टेस्ट में दिक्कत आती है कि हम लोग लार्ज साइज की मोटर्स का हम लोग इससे एफिशिएंसी टेस्ट नहीं करते हैं। क्यों? हमारे पास में पहला प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास में जो मेजरमेंट ऑफ पावर है, जो मेजरमेंट ऑफ पावर बेटा, जो मेजरमेंट ऑफ पावर है, अब आपके पास में जनरेटर में क्या दिक्कत है, मोटर में क्या दिक्कत है, इसको समझिएगा। अगर हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक,
अगर मैं मोटर या जनरेटर की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके पास में जनरेटर की, तो आपके पास में मैकेनिकल पावर इनपुट, मैकेनिकल पावर इनपुट जो है इन केस ऑफ जनरेटर हम लोग क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैकेनिकल पावर इनपुट ऑफ जनरेटर, इससे निकालना कॉम्प्लिकेटिव होता है, ठीक है, थोड़ा सा कठिनाई होती है। और अगर हम बात करें मोटर में, तो मैकेनिकल पावर आउटपुट आपकी क्या होती है बेटा, ऑफ मोटर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाती है, ठीक है, आपकी थोड़ा सी कठिनाई हो जाती है इसमें, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए हम लोग इसका यूज डायरेक्ट मेथड का स्मॉल मोटर्स में यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द स्मॉल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए सही है। इट्स आउटपुट इज ओनली 50% ऑफ द थ्री फेज मोटर फॉर अ गिवन फ्रेम साइज एंड टेम्परेचर राइज। उसने कहा है कि इसका जो आउटपुट है वो 50% होता है थ्री फेज मोटर की अपेक्षा, अगर आपके पास में फ्रेम साइज और टेम्परेचर राइज सेम है। बिल्कुल सही बात है, ये 50% ही होता है लगभग सिंगल फेज का, आपके पास में थ्री फेज का ये 50% ही आपके पास में क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। इट्स अ मोर एक्सपेंसिव देन थ्री फेज मोटर ऑफ द सेम आउटपुट। बिल्कुल आपके पास में सेम आउटपुट की थ्री फेज मोटर जो है, आपके पास में सेम आउटपुट की अगर आप थ्री फेज मोटर लेने जाएंगे और सेम आउटपुट की सिंगल फेज मोटर लेने जाओगे तो ये मोर एक्सपेंसिव होती है, अधिक। तो इसके दोनों ही आंसर आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू वायो-सावर्ट लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ DH। आपको बताना है कि वायो-सावर्ट नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा DH के परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा इनमें से, निम्न में से कौन DH के परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आप वायो-सावर्ट के नियम अगर आपको पता होगा, यदि आप जानते होंगे तो आसानी से बचा सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा DH कहें या फिर DB कहें, कई सारी जगह ये आपको DB भी मिलता है, ठीक है, DB भी मिलता है, ठीक है। ये है इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और वो होती है डेंसिटी। अगर हम बात करें बेटा DH की, वायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, एक इनक्लोज आपके किसमें, एक वायर के एक इनक्लोज एरिया में लगाया जाता है इसको। तो अगर हम बात करें आपके पास में, तो DH बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आपके पास में आएगा IDS साइन थीटा, क्या आएगा बेटा, IDS साइन थीटा अपॉन R²। तो उसने आपसे यही पूछा है कि वायो-सावर्ट नियम के अनुसार निम्न में से DH के परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपके पास में DH जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r², यानी कि डिस्टेंस के, ठीक। ये कूलम्ब्स लॉ के जैसे सिमिलर ही होता है ये भी, ठीक। तो आपके पास में दूरी के व्युत्क्रम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बी आंसर इसका सही है। अगला देखो बोर्ड में दिक्कत है भाई, इसमें PPT पूरी सही लगाओ और ये गड़बड़ा जाती है। खैर देखो, अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एडवांटेज ऑफ द कोर मैग्नेट टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ PMMC इंस्ट्रूमेंट। निम्न में से कौन सा PMMC उपकरण के कोर चुंबक प्रकार के निर्माण का सही लाभ है। यानी कि आप जो कोर बनाते हैं, उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एडवांटेज, निम्नलिखित में से कौन सा सही लाभ है ऑफ द कोर मैग्नेट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ PMMC। यदि आप जो कोर है PMMC की, अगर आप उसको मैग्नेट से बनाते हैं, चुम्बक से, ये लिखा कोर चुम्बक प्रकार के निर्माण का सही लाभ क्या है। हाई करंट कैन बी मेजर्ड, वर्क विद हाई डिफ्लेक्शन, स्लाइडेड मूविंग कॉइल फॉर एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नो ऑक्सिलरी पावर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। या फिर आपके पास में कोई अतिरिक्त बाहरी, यानी कि नो ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक सहायक पावर रिक्वायर्ड नहीं होती है। स्लाइडेड मूविंग कॉइल फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
आपको एक स्लाइडेड मूविंग कॉइल की जरूरत नहीं होती एक्सटर्नल फील्ड के लिए। ठीक, वर्क विथ हाई डिफ्लेक्शन, क्या हाई डिफ्लेक्शन पर आपके पास में ये वर्क करती है? बेटा आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि पीएमएमसी आपके पास में किसकी बेटा, परमानेंट मैग्नेट, किसकी, पीएम परमानेंट मैग्नेट की बनी होती है। और परमानेंट निकेल एल्यूमिनियम निकेल और कोबाल्ट से, एल्यूमिनियम निकेल और कोबाल्ट से मिलकर बनी होती है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई। क्या होती है? हाई। अब आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है बेटा, अगर मैं बात करूं कि इसका टॉर्क वेट रेशियो आप कह सकते हैं, टॉर्क अपॉन वेट रेशियो आपका क्या होता है? ज़्यादा होता है। और यदि टॉर्क वेट रेशियो ठीक ठाक है, अगर आपका हाई है, तो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी? आपकी ज़्यादा होगी। और सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा है तो आपके पास में डिफ्लेक्शन क्या होगा? डिफ्लेक्शन आपका क्या है? ऑलरेडी ज़्यादा है। अब आपके पास में उसका ऑलरेडी डिफ्लेक्शन ज़्यादा है क्योंकि सेंसिटिविटी ज़्यादा है आपकी। ठीक, अगर हम बात करें, क्योंकि इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 50 माइक्रो एम्पियर के अप्रॉक्स होती है। अगर मैं इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IFSD की बात करूं तो लगभग 50 माइक्रो एम्पियर के आसपास होती है। तो आपके पास में अगर ये है तो आप जानते हैं कि आपके पास में सेंसिटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, या फिर सेंसिटिविटी बराबर आप लिखते हैं 1 फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, है ना, IFSD ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अगर आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपकी क्या है, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, और ये जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। अब यहाँ पर कैसे हम इस बात को समझें कि कोर मैग्नेट आपकी जो है, आपकी पहले से ही परमानेंट मैग्नेट की बनी, तो इतने सारे लाभ तो हमें पहले से ही है। अब उसने कहा कि हाई करंट मेजर करेगी, क्या ये लाभ हो सकता है? नहीं, हाई करंट मेजर करेगी ये आपके पास में इसका कोई लाभ नहीं है। वर्क विथ हाई डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये पहले से ही परमानेंट की बनी है तो ये वर्क विथ हाई डिफ्लेक्शन पहले से ही करती है, तो आंसर सही नहीं होगा। किसी ऑक्सिलरी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। अगली बात हो गई है स्लाइडेड मूविंग कॉइल फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये आपके पास में परमानेंट मैग्नेट की बनी होती है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फील्ड से, जो आप कहते हैं ना स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो होता है, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपके पास में यहाँ पर स्लाइडेड मूविंग कॉइल फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में आपने कोर जो है, कोर मैग्नेट यूज कर रखा है, एल्युमिनियम फॉर्मर आप यूज करते हैं। फिर उसके बाद में आप क्या लगाते हैं, एक आयरन कोर लगाते हैं, उसके ऊपर आप एल्युमिनियम वायर कॉपर वायर लपेटते हैं, फिर आप करंट भेजते हैं, है ना। और आपके पास में यहाँ पर पहले से ही क्या होता है, आपके पास में मैग्नेटिक कोर पहले से ही मौजूद होती है, और उसका लाभ यह है कि आपको किसी भी एक्सटर्नल फील्ड को हटाने के लिए स्लाइडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, समांतर अनुनाद सर्किट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द सर्किट इंपीडेंस बिकम्स प्योरली इंडक्टिव। प्योरली इंडक्टिव तो तब होगा जब आपके पास में सर्किट, आपके पास में जब XC आपके पास में बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, और आपके पास में XL ज़्यादा हो जाए, तो प्योरली इंडक्टिव तो नहीं हो सकता, आपके पास में प्योरली रेजिस्टिव हो सकता है ये। अगली बात है द वैल्यू ऑफ द रेजोनेंस इंपीडेंस विल बी हाई, क्योंकि आपके पास में सीरीज रेजोनेंस सर्किट में करंट का मान आपके पास में ज़्यादा होता है और इंपीडेंस का मान कम होता है। और पैरेलल रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो करंट का मान कम होता है, क्योंकि वहां पर इंपीडेंस का मान अधिक होता है, इसीलिए द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस इंपीडेंस विल बी हाई। द रेशियो ऑफ L/R वेरी स्मॉल टू द, ये होगा नहीं, द सर्किट इज वेरी हाई करंट, तो इसमें तो करंट तो होती है लो। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रेजोनेंस इंपीडेंस विल बी वेरी हाई, क्योंकि पैरेलल में आपकी करंट कम, इंपीडेंस ज़्यादा होता है। अगले सर्किट की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द ईच कॉइल, जिससे कुंडली के बीच अननोन
प्रेरकत्व तथा प्रत्येक कुंडली के स्वर प्रेरकत्व के वर्गमूल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको परिभाषित किया जाता है? आपके पास में मैग्नेटिक पावर को, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को, पावर ऑफ कपलिंग को। उसने क्या कहा जरा ध्यान से, विच इज डिफाइन द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपका रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल के बीच का एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। आपको ये बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल के बीच में जो संबंध बताता है उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पावर। तो आपने सुना होगा कपलिंग कोफिशिएंट के। तो आप जानते हैं कि आपके पास में जैसे दो कॉइल्स ए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो कॉइल ले ली, एक कॉइल मेरे पास में ये है, ठीक है, एक कॉइल मेरे पास में ये है, अगली कॉइल मैंने ये ले ली, एक कॉइल मैंने ये ले ली विद्यार्थियों, एक कॉइल मैंने ये ले ली, ठीक। आप यहाँ पर क्या लगाओगे? कुछ एसी वगैरह कुछ आप करंट दोगे, वोल्टेज लगाओगे, ठीक। तो इसके द्वारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको बोलेंगे हम L1। इसके कारण क्या है? L1। और यहाँ पर आपके पास में इसमें जो आएगा वो होगा आपके पास में L2। और इन दोनों का जो आपस में लिंक करेगा वो होता है आपके पास में म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, वो होगा आपके पास में म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक कपलिंग कोफिशिएंट होता है, K बराबर M अपॉन अंडर रूट L1 इंटू L2, L1 इंटू L2, यही होता है। K बराबर M अपॉन L1 अपॉन L2। M जो है आपके पास में म्यूचुअल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। L1 प्रथम कॉइल का है, फर्स्ट कॉइल का, और आपके पास में L2 जो है सेकंड कॉइल का है ना। तो आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज द करेक्ट आंसर। K का मान आपका जो है यदि इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब आपके पास में आइडियल कंडीशन में होता K का मान 1, तो ये आपके पास में क्या है? परफेक्ट कपलिंग मानी जाती है। और यदि आपके पास में K का मान लेस देन 1 है तो आपके पास में इसको बोलते हैं लूज कपलिंग, और ये हमेशा लेस देन 1 ही होता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 टू की पावर 14। ये बेटा ऊपर लिखा हुआ ना, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है ना, ये 14 है, 10 टू की पावर 14 कर लेना इसको, 10 टू की पावर कितनी कर लेना? 14 कर लेना, 10 टू की पावर क्या कर लेना? 14 कर लेना। अब देखो अगली बात, ये क्या है? 10 टू की पावर 14 ओम मीटर निम्नलिखित में से किस सामग्री की प्रतिरोधकता 10 की पावर, यहाँ भी यही हाल है, 10 की पावर 14 होता है, 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 होता है, 10 की पावर 14 ओम मीटर की सीमा में है। आपको बताने किसकी? कांस्टेंटन, नाइक्रोम, प्योर सिलिकॉन या फिर डायमंड। बताइए किसकी अधिकतम होती है? प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए फटाफट कि प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसकी होती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसकी होती है। फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में, प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसकी होती है। चलिए अगर हम बात करें बेटा कांस्टेंटन की, तो कांस्टेंटन की प्रतिरोधकता की अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी? नाइक्रोम की कितनी होगी, प्योर सिलिकॉन की कितनी है और डायमंड की कितनी है? तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कांस्टेंटन की, तो कांस्टेंटन की होती है बेटा आपके पास में 4.9, कितनी? 4.9 इंटू 10 टू की पावर -7 ओम मीटर, कितनी? ओम मीटर। ये तो हो गई कांस्टेंटन की। नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम की होती है 1.1, कितनी? लगभग 1.1 इंटू 10 टू की पावर -6 ओम मीटर। अगर हम बात करें कि आपके पास में प्योर सिलिकॉन की, तो प्योर सिलिकॉन की 640, प्योर सिलिकॉन ही ना, 640 ओम मीटर। यहाँ पर बेटा एक और लिखवाऊंगा मैं,
जर्मेनियम की भी कई बार पूछता है ना, तो जर्मेनियम की लिख लीजिएगा बेटा, आपके पास में जर्मेनियम की जो होती है वो होती है 0.46, 0.46 नहीं, इतनी होती है 0.46, 0.46, 0.46 ओम मीटर, शायद इतनी ही होती है, मुझे इतनी ही याद आ रही है, देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा डाउट रह गया इसमें। ये सिलिका की है, एक कॉन्स्टेंटन है, ये नाइक्रोम है, ये प्योर सिलिका हो गई। अब डायमंड की आ जाइए, डायमंड की जो होती है आपके पास में वो होती है 1 × 10⁻11 से लेकर कितनी, आपके पास में 1 × 10⁻18 ओम मीटर। तो बता दो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा है आपके पास में डायमंड की, सबसे ज़्यादा किसकी है, डायमंड की है। अगली बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड बाय द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यानी कि एमआई के द्वारा आप कौन कौन सी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, करंट एंड वोल्टेज, करंट वोल्टेज एंड पावर, करंट वोल्टेज पावर एंड एनर्जी, पावर एंड एनर्जी, किसके एमआई के द्वारा आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो भैया जब मैंने मेजरमेंट में मूविंग आयरन आपको पढ़ाई थी पीएमएमसी के बाद में एमआई, तो मैंने आपको बताया था केवल हम लोगों ने इसका क्या अमीटर पढ़ा था और हमने क्या इसका वोल्ट मीटर पढ़ा था, ठीक, और इसके अलावा तो और कुछ इसका था नहीं, हमने इसका ना तो वाट मीटर पढ़ा था ना हमने इसका एनर्जी मीटर पढ़ा, ठीक, वाट मीटर पावर मापता, एनर्जी मीटर एनर्जी मापता। तो आपके पास में यहाँ पर ना तो ये पावर मेजर करता बेटा और ना ही आपके पास में ये केवल और केवल जो मेजर करता है वो मेजर करता है बेटा क्या, करंट एंड वोल्टेज। क्या मेजर करता है, करंट एंड वोल्टेज। वो क्या मेजर करेगा बेटा, करंट एंड वोल्टेज को मेजर करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में ये आ गया, पीपीटी थोड़ी गड़बड़ा गई, ये बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत है, लगाने के बाद भी गड़बड़ा जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कंसीडर एज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी टू एसी कन्वर्टर। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को डीसी से एसी कन्वर्टर का प्रिंसिपल माना जाता है, यानी कि कौन सी डिवाइस ऐसी है जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करती है, बताइए जरा सर। पहला है चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, इन्वर्टर और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। देखो चॉपर तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चॉपर आपका डीसी टू डीसी काम करता है, डीसी टू डीसी, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर हम बात करें रेक्टिफायर जो होता है आपके पास में, आप कहते हैं रेक्टिफायर जो होता है वो एसी से डीसी में काम करता है, एसी से डीसी। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास में दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, एक कंट्रोल्ड और एक होता है अनकंट्रोल्ड। एक कंट्रोल्ड और एक होता है आपके पास में कंट्रोल्ड और एक होता है अनकंट्रोल्ड ना। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड में एक अंतर पूछा था मैं, अभी एक दो दिन में वो पेपर आएगा आपके पास में, जब मैं उसको बना रहा था तो उसमें कहा कि अभी मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा रहा था बच्चों को, तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमेशा बेटा एससीआर से बने होते हैं, एससीआर से। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमेशा एससीआर से बने होते हैं और आपके पास में अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो होते हैं वो हमेशा डायोड से बने होते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट, और जो गेट टर्मिनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल, और एससीआर आपका सेमी कंट्रोल डिवाइस होती है ना। और अगर हम डायोड की बात करें तो डायोड में एनोड और कैथोड ये दो ही टर्मिनल पाए जाते हैं, इसमें गेट जैसा टर्मिनल कुछ होता नहीं है। तो आपके पास में जो एनोड टू कैथोड करंट होती है, हम बाई यूजिंग गेट टर्मिनल हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इसमें एनोड टू कैथोड करंट को हम बाय किसी के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं कर सकते, इसीलिए अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमेशा डायोड से बनाए जाते हैं। अब हम बात करें बेटा, ये तो आपके पास में फ्रिक्वेंसी के काम आता है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम बात करें बेटा आपके पास में, मैंने बताया था आपके पास में फिक्स फ्रिक्वेंसी को ये वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें इन्वर्टर, तो आपके घर में सबके यूज होता है, तो इन्वर्टर आप देखेंगे तो एक तो एग्जाम्पल हो गया आपके घर का कि आपके घर में इन्वर्टर यूज होता है। अब आप आज तक आपने दिमाग नहीं लगाया होगा कि घर में इन्वर्टर कैसे काम करता है। घर में इन्वर्टर कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए आपके घर की सप्लाई चली जाती है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है और सारे इक्विपमेंट चलते हैं, जबकि आपके घर के सभी इक्विपमेंट एसी सप्लाई पर काम करते हैं। ऐसा एक भी इक्विपमेंट नहीं है जो डीसी पर काम करते हैं।
आपने क्या किया, यहाँ से बेटा एसी जब आपने दी, जब आपके घर में एसी आई यहाँ से आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, तो यहाँ पर इस इन्वर्टर ने क्या काम किया, उस एसी को उसने क्या कन्वर्ट किया डीसी में। उसमें एक क्या लगा होता है बेटा, एक लगा होता है उसमें आपके पास में क्या, उसमें एक रेक्टिफायर लगा होता है, रेक्टिफायर सर्किट होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और इन्वर्टर उल्टा होता है, जस्ट इसका जस्ट उल्टा लगा होता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर में एक सर्किट जस्ट इसका इनवर्स सर्किट लगा होता है, वो क्या करता है बेटा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है, और आपके घर की सप्लाई चलती है। क्योंकि बैटरी में तो डीसी होती है, एसी आपकी स्टोर थोड़ी होती है, डीसी स्टोर होती है आपकी। तो इस तरीके से काम करता है। और अगर मैं बात करूं इसके लार्ज स्केल पर, तो जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिशन करना होता है, किसका, पावर का जब आप ट्रांसमिशन करोगे, तो आपको वहां पर एचवीडीसी की नीड पड़ती है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, एचवीडीसी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट आप क्या करते हैं बेटा, ट्रांसमिट करते हैं एचवीडीसी के माध्यम से। अब एचवीडीसी के माध्यम से आप क्यों ट्रांसफर करते हैं, इसके पीछे रीजन है। यहां पर आपके पास में आपने सुना होगा मोनोपोलर लिंक, होमोपोलर लिंक, ये लिंक्स आप यूज करते हैं। क्यों, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पर, क्योंकि आपके शॉर्ट डिस्टेंस पर तो डीसी आपकी बहुत महंगी हो जाएगी, आप डीसी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, जब हमको लगभग एग्जैक्ट दूरी तो मुझे याद नहीं है, लगभग 1500 कुछ ऐसी करके है, 1583 ऐसी करके कुछ करके है डिस्टेंस, जो एग्जैक्ट जिस पर हम लोग, जिसके बाद में हम एचवीडीसी का यूज करते हैं। तो उस दूरी के बाद में जब आप आगे बढ़ते हो, एक ब्रेकअप पॉइंट आता है, वहां पर। उस ब्रेकअप पॉइंट से आगे जैसे ही आप जाओगे, तो डीसी की जो कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट होती है, चाहे आप 1 किलोमीटर लेके जाओ, चाहे 1000 किलोमीटर लेके जाओ। लेकिन एसी की कॉस्ट उस ब्रेकअप पॉइंट के बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो वहां पर भी आप किसका, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और आप वहां पर इन्वर्टर्स का यूज करते हैं। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हम लोग लगाते हैं सोर्स एंड पर, और इन्वर्टर लगाते हैं हम लोड एंड पर। जस्ट अपोजिट सर्किट होते हैं। तो आपके पास में इसका सही आंसर होगा सी। काफ़ी व्याख्या कर दी इस क्वेश्चन की, खैर कोई नहीं, बह जाते हैं भावनाओं में, क्वेश्चन जब आता है तो बह जाते हैं, चले जाते हैं। तो जब मैं अपने फेवरेट टॉपिक पर स्विच करता हूँ, पावर सिस्टम पर, तो मतलब पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में माय फेवरेट टॉपिक इज पावर सिस्टम। वेरी वेरी फेवरेट, बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है मेरा पावर सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने और पढ़ाने में भी। कई सारी बड़ी फॉरेन राइटर्स की बुक्स भी पढ़ी हैं, डिप्लोमा से लेके और फॉरेन राइटर्स की बुक्स तक। तो मज़ा आता है वो, क्योंकि आपको जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बाहर तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, इंसुलेशन, सब कुछ बाहर मिलेगा, तुम अपने घर के बाहर निकलोगे। तो ये सब मामला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना जरा सल। अगला क्वेश्चन जरा देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर इज कम्यूटेटर टाइप। कौन सी मोटर कम्यूटेटर टाइप की है, कौन सी मोटर कम्यूटेटर टाइप की है, कौन सी मोटर कम्यूटेटर टाइप की है। चलिए फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर इज कम्यूटेटर टाइप। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर एक कम्यूटेटर प्रकार की है। रिपल्सन इंडक्शन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, सैडेड पोल इंडक्शन मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर स्पष्ट मोटर नजर आ रही होगी, जो आपको ने पढ़ी होगी, वो है रिपल्सन इंडक्शन मोटर इज अ कम्यूटेटर टाइप। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, द रिलेटिव परमेबिलिटी वैल्यू डैश फॉर अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम एंड डैश फॉर अ मैग्नेटिक मटेरियल। गैर चुंबकीय मीडियम के लिए सापेक्ष परमगता मूल और चुंबकीय सामग्री के लिए, कुल मिला के परमेबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि आपके पास में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में कितनी होती है और मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होती है। तो परमेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास में रिलेटिव परमेबिलिटी अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एयर मान लो। अब एयर तो चुंबकीय मीडियम है नहीं, ठीक है, चुंबकीय मीडियम तो है नहीं, तो वन तो हो गई यूनिटी, ठीक बात है। और अगर हम बात करें कि किसी मीडियम में, तो ग्रेटर देन यूनिटी, तो हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी होगी, किसी भी मीडियम में चले जाओगे आप, तो ये ग्रेटर देन यूनिटी। तो आपके पास में यूनिटी कॉमा ग्रेटर देन यूनिटी, ये आंसर एकदम सही बन रहा है। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल आपसे कहा है, इन आरएल एंड आरसी सर्किट द अक्रॉस अ कैपेसिटर एज वेल एज इन इंडक्टर कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूटी।
आरएल और आरसी सर्किट में एक संधारित्र में साथ साथ एक प्रारंभ करने वाले में विच्छेदन नहीं कर सकता है। मुझे एक बात बताओ, उसने देखो हिंदी में तो समझ में नहीं आएगा प्रश्न क्या है। उसने कहा कि एक आरएल सर्किट ले लो और एक आरसी सर्किट ले लो। उसने कहा कि द अक्रॉस अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस द वोल्टेज एंड करंट, आप मैं यहाँ पर ऑप्शन रख के बता रहा हूँ, द वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर एज वेल एज वोल्टेज इन इंडक्टर कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आरएल और आरसी सर्किट के बीच में मध्य में आप डिसकंटिन्यूटी नहीं कर सकते हैं, नहीं करता है। वोल्टेज वोल्टेज, करंट करंट, करंट वोल्टेज, वोल्टेज करंट, बताइए क्या? फटाफट बता दो, ये तो बहुत सरल है। अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ देखो आरएल सर्किट में अगर मैं बात करूं तो द आरएल सर्किट द एक्रॉस, अगर मैं आपसे कहूं द एक्रॉस अ कैपेसिटर, तो यहां पर आपके पास में आएगी करंट, द करंट एक्रॉस अ कैपेसिटर एज वेल एज वोल्टेज इन अ इंडक्टर, है ना, वोल्टेज इन अ इंडक्टर कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूटी। ठीक, आप डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं इन दोनों को, करंट और वोल्टेज को। तो क्या आएगा? करंट एंड वोल्टेज। इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, करंट एंड वोल्टेज, 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 क्या आएगा? जल्दी से देखना जरा सर, जल्दी फटाफट देखो क्या आंसर है। एक बार आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देखो, बताओ क्या आंसर आ रहा है, करंट या वोल्टेज आ रहा है या फिर वोल्टेज या करंट आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताइएगा। बोलो क्या आंसर आ रहा है इसका, करंट या वोल्टेज आ रहा, वोल्टेज या करंट आ रहा? अरे भैया खा गए ना चकमा इसमें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर क्या दिया जो मैंने लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटर के एक्रॉस हमेशा आता है वोल्टेज, कैपेसिटर के एक्रॉस हमेशा आता है वोल्टेज। में यही तो देख रहा था इतनी देर से, एज वेल एज, लेकिन तुम मूर्खों को समझ में नहीं आती चीजें क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। सामने वाला जो बता दे वो ठीक, अरे थोड़ा दिमाग अपना भी तो लगा लो, अपना भी तो लगा लो भाई। कभी कभी सवाल में नन ऑफ दीज भी तो सही होता है ना। तो क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज वेल एज करंट, करंट इन अ इंडक्टर कैन नॉट डिस्कनेक्ट डिसकंटिन्यूटी। ठीक, यानी कि वोल्टेज आपके पास में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और आपके पास में किसके, इंडक्टर के अक्रॉस करंट, आप क्या नहीं कर सकते हैं, कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलेगी इन दोनों में। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कभी डिसकंटिन्यूट नहीं होगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा, और करंट कभी उसके क्या बोलते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस डिसकंटिन्यू नहीं होगी। तो आंसर होगा डी। चलिए, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही भी दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग द क्रिटिकल फील्ड, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर महत्वपूर्ण क्षेत्र का उपयोग करके नष्ट किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग द क्रिटिकल फील्ड, क्रिटिकल फील्ड को का उपयोग करके कौन सा पैरामीटर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास में देखो जो एक स्पेशल पैरामीटर है वो है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टिविटी जो होती है, अगर वहां पर कोई ऐसी फील्ड बनाई जहां पर आपके पास में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया या फिर आपके पास में किसी तरीके से कंडक्टिविटी कम हुई, तो आपके पास में बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं कि किसी फील्ड में अगर आप उसको, जो फील्ड आपने तैयार कर रखी है कि वो ये सुपर कंडक्टर, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई, ठीक, और आपने क्या किया बेटा, सुपर कंडक्टर को ऐसी फील्ड में रख दिया जहां पर वो अपनी कंडक्टिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करा पा रहा है, यानी कि वहां पर उसका ये गुण काम ही नहीं कर रहा है। तो आप एक क्रिटिकल फील्ड, यानी कि एक क्रिटिकल फील्ड ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र आपके पास में, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आपके पास में वो गुण उसका काम ही ना करे, तो वहां पर रखकर उसको क्या करा सकते हैं, डिस्ट्रॉय करा सकते हैं हम सुपर कंडक्टिविटी को। ठीक, सुपर कंडक्टिविटी को देखो, इनमें से हम डिस्ट्रॉय तो इसको भी करा सकते हैं, ठीक, हम डिस्ट्रॉय इसको करा सकते हैं, इन दोनों को बहुत मुश्किल होता है डिस्ट्रॉय कराना, ठीक, लेकिन हम डिस्ट्रॉय इसको भी करा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्ट्रॉय करा सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे जो स्पेशल गुण जो है, फैक्टर वो है सुपर कंडक्टिविटी। चलिए अगले सवाल की तरफ। विच इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फ्लक्स इन एंड फ्लक्स आउट इन इनक्लोज वॉल्यूम एज अ फिगर। चित्र में दिखाए गए एक संलग्न आयतन में फ्लक्स
इन और फ्लक्स आउट के बीच सही संबंध कौन सा है। आपको बताना है कि जो फ्लक्स इन और फ्लक्स आउट, ये फ्लक्स इन आपके पास में, ये फ्लक्स आउट, आपको बताना है कि फ्लक्स इन और फ्लक्स आउट में से मुझे बताओ कि कौन सा संबंध सही है। फ्लक्स इन इज लेस देन फ्लक्स आउट, फ्लक्स इन इज ग्रेटर देन फ्लक्स आउट, और आप कह सकते हैं फ्लक्स इन इज इक्वल टू फ्लक्स आउट, आप कह सकते हैं नॉट डिफाइन। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। फटाफट सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे, और जो विद्यार्थी आंसर नहीं दे रहे हैं, जो सुन रहे हैं कि फिल्म चल रही है, बेटा फिल्म एक दिन तुम्हारी भी बनेगी, ध्यान रखना इस बात को। सबका समय आता है, एक दिन कहते ना कि आप मेहनत करते रहेंगे तो जहाँ पर आप कहते ना कि एक गांव में कहावत होती है कि समय तो घूरे का भी आता है। घूरे का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग अपना वेस्टेज फेंकते हैं, कचरा। एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पर एक सुंदर हवेली मकान दिखाई देता है। तो समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन गोप का लूट लें बे अर्जुन और बेईमान। चलिए तो समय समय की बात है बेटा, इसीलिए समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अगर आपके पास में समय है तो उस समय को सही जगह लगाएं। अगर आप सही जगह नहीं लगाते हैं ना, तो फिर ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ध्यान से। ये आपके पास में सर्किट है, मैंने यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा। क्या रखा? मैग्नेटिक मटेरियल। ये अब मुझे एक बात बताओ, या फिर यहाँ रख देता हूँ बीच में, तो मुझे बताओ इसमें सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक मटेरियल आपने इसके अंदर रखा, मुझे बताओ कि सबसे अकेली ये फ्लक्स लाइन एक नहीं होगी, बहुत सारी होंगी। ये फ्लक्स लाइन्स बहुत सारी होंगी ऐसी, ये फ्लक्स लाइन बहुत सारी होंगी ऐसी, ऐसी बहुत सारी होंगी ऐसी आपके पास में, और ये फ्लक्स लाइन आपके पास में बहुत सारी ऐसी होंगी। अब बता दो मुझे कौन सा ज़्यादा फ्लक्स होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ जैसे मैं खड़ा हूँ, और जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहां पर मैंने खड़ा किया, एक व्यक्ति मैंने यहां पर खड़ा किया कोई, ये ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, एक मैग्नेटिक फील्ड इससे यहां से गुजर रही ऐसे, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई और ऐसे टच की और ऐसे निकल गई, ऐसे आई ऐसे टच की और ऐसे निकल गई, ऐसे आई ऐसे टच की और ऐसे निकल गई, ऐसे आई ऐसे टच की और निकल गई। अब मुझे बताओ कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इसको। तो आपके पास में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो मैग्नेटिक फील्ड करेगी वो अंदर वाली करेगी, यानी कि आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप बना रहा है। ये पूरा देखो, ये क्लोज लूप बन रहा है, ऐसे क्लोज लूप बन रहा है, जबकि ये क्लोज लूप नहीं बन रहा है। आपके पास में यहाँ पर जो है, आपके पास में आउटर जो है, आपके पास में देखो यहाँ से ये गई, हल्का सा टिल्टू ही निकल गई, हल्का, यानी कि ये रिपल कर रही है। यहाँ पर जो भी चीज़ रखी होगी वो रिपल कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर ये रिपल कर रही है और ये क्या कर रही है, आकर्षण कर रही है इसका, यानी कि इसको अट्रैक्ट कर रही है, और बाहर वाली को रिपल कर रही है। तो जब बाहर वाली को रिपल करेगी, इसका मतलब क्या है, प्रतिकर्षित करेगी, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स इन ज़्यादा होगा फ्लक्स आउट की अपेक्षा। अगला सवाल, नेक्स्ट, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटर कैन बी चेंज। किसी इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदला जा सकता? फोर्स के माध्यम से। अब हम कह रहे हैं तुम रबड़ ले लो, उसके ऊपर कितना ही लटक जाओ, हम कह रहे हैं एक रबड़ ले लो तुम, और रबड़ के ऊपर तुम कितना भी वजन दे दो, तुम खुद भी लटक जाओ रबड़ के ऊपर, लेकिन उसकी इंसुलेटिंग क्वालिटी आपकी खराब नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। फिर है आपके पास में कूलिंग, ठंडा करने से तो कुछ होता नहीं है। कंप्रेसिंग, उसको दबाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुमने उसको टेम्परेचर दिया तो आप जानते हैं कि आपके पास में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। मैं यहाँ टेम्परेचर लिख देता हूँ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ना, मैं DS लिख रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, घटेगी, यानी कि हीट के वजह से। हीट एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी सहायता से आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। विच इज अ सेट ऑफ ब्रांच फॉर्मिंग द क्लोज पाथ, जो बंद पथ बनाने वाली शाखाओं का एक समूह है।
क्या है? नोड। नोड बंद कैसे बना सकती है? नोड नोड तो केवल एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से जोड़ सकती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट, ये तो हो नहीं सकता। जंक्शन भी, जहां पर बहुत सारे नोड्स आपस में, बहुत सारी ब्रांच आपस में मिले, वो यानी कि मैश जो होता है आपके पास में, एक क्लोज सर्किट बनाने में क्या होता है बेटा? सहायक होता है मैश। क्या है? मैश। तो आज 16 ही क्वेश्चन थे। अगले सेशन में मैं फिर मिलूंगा कल, और आज रात में 9 बजे आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल की शॉर्ट्स नोट्स की, और साथ ही साथ रिवीजन क्लास, हम उसको कह सकते हैं रिवीजन क्लास है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, और सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, ये मेहनत आप तक पहुंचनी चाहिए, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रियली। और आप इसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, मैंने क्या कहा कि समय समय की बात है। अगर आपके पास आज समय है, आप उसका यूज कर लो, उपयोग कर लो। एक होता है दुरुपयोग कर लो, कि मोबाइल चला लो, रील्स देख लो, दोस्तों के साथ घूम लो, कुछ भी कर लो, समय है। और जब समय निकल जाएगा, समय निकलने का मतलब ये है कि आपकी एक एज लिमिटेशन है। उस एज के बाद में कुछ नहीं होता फिर। एक बाकी में एक पढ़ने का एक समय होता है। जब आप डिप्लोमा के बाद आते हैं तो लोहा होता है गर्म, और उस समय उस पर जैसी चोट मारो वैसा ढाल लो। और डिप्लोमा के 3 साल बाद ना, जो आपके सीनियर्स होंगे उनसे पूछना, उनको पढ़ने में क्या होता है, थोड़ा सा अटपटा लगता है, असहज महसूस करते हैं, मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एक समय होता है, समय निकल गया ना चीज़ों का। अब तुम कहो कि, मैं आपसे कहूँ कि एक पेड़ है जो, उसको उगने का एक समय होता ना। अब तुम कहो कि एक फल देने का एक समय होता है हर एक वृक्ष का। अब तुम कहो कि वो बुढ़ापे में जब हो गया, जब उसमें फल ही नहीं देगा, तो कहाँ से? बुढ़ापे में थोड़ी फल देगा। एक समय होता है हर चीज़ का। आप उसी समय का, अभी आपके पास समय है, लाभ उठाइए और एंजॉय करिए। माता पिता के आशीर्वाद से और ऊपर वाले की दुआओं से आप सबका सिलेक्शन जरूर होगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने वाले का ही संग ऊपर वाला देता है, बाकी तो लफाजी करने वालों का संग ऊपर वाला नहीं देता। वो जानते हैं कि तुम लफाजी कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। थैंक यू आप सभी का चैनल पर विजिट करने के लिए।